Hello everyone, welcome to our YouTube channel and to this MCQ series. Today we are going to discuss MCQs based on general science which are relevant for your exam. So without wasting any time, let's get started. So our first question for today is very basic, बहुत ही basic question है, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में ये देखा गया है. तो who discovered the fundamental unit ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल? तो आपके ऑप्शंस है ए रॉबर्ट हुक, बी डेविड थॉमसन, सी श्वान या फिर डी रॉबर्ट ब्राउन. तो काफी इजी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है और काफी फैक्चुअल है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम में देखा जाता है. तो बेसिक से स्टार्ट किया है हमने. तो इसका आंसर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मार्क कर सकते हैं या फिर आप 10 क्वेश्चन के आंसर अपनी कॉपी पेन में मार्क करके लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आपको भी मोटिवेशन मिलेगी, साथ वाले लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी और आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता रहेगा. ठीक है जी. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने आपका सेल डिस्कवर किया था 1665 में और रॉबर्ट ब्राउन ने आपका 1831 में क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ठीक है जी. अब सेल का स्ट्रक्चर हमें पता है, सेल में क्या क्या चीजें होती हैं हम आगे देखेंगे. तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. तो सेल पहले डिस्कवर हुआ है. अगर डेट वाइज भी, आप डेट वाइज इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, किसने डिस्कवर किया है वो इंपॉर्टेंट है. अब इनका नाम सेम है इसलिए कंफ्यूजन के चांसेस है. तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दो डिफरेंट लोग हैं. एक ने सेल डिस्कवर किया है और एक ने आपका डिस्कवर किया है न्यूक्लियस. ठीक है जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. तो ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये न्यूक्लियस है जो आपका रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है. ठीक है जी. अब यहाँ पे सेल में काफी चीजें होती हैं. सेल मेम्ब्रेन होता है, जेनेटिक मटेरियल देखने को हमें मिलता है, लाइजोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. ये नाम तो काफी हमने स्कूल में रटा है. माइटोकॉन्ड्रिया होता है. ठीक है जी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ या स्मूथ. ठीक है. तो ये हमारे मेन पार्ट्स है. गोल्गी अपरेटस हो गया और इनकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं. तो ये फंक्शंस हमें याद होने चाहिए क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड भी काफी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? आपके ऑप्शन है ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी साइटोप्लाज्म या फिर डी गोल्गी बॉडीज. ठीक है जी. तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है बी माइटोकॉन्ड्रिया. तो अभी डायग्राम में हमने देखा है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, रेड कलर का जो आपको यहाँ नजर आ रहा है. तो इसे बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है जी. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी जनरेट करता है. कौन सी फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. तो इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो जब रेस्पिरेशन हम करते हैं तो एटीपी जनरेट होता है जिसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. तो इसीलिए इसको एनर्जी यूनिट ऑफ द सेल भी कहा जाता है और पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. तो आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कौन से फॉर्म में आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है. तो डिफरेंट ऑप्शन में एटीपी एक ऑप्शन होगा आपके पास. ठीक है जी. तो नेक्स्ट देखते हैं हम. थर्ड क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसाइजर ऑफ द सेल? तो ये आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन सारे सेल के ऑर्गेनेलीज के या फिर सेल के पार्ट्स के स्ट्रक्चर के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इनमें ऐसे सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी है. लाइजोसोम्स को आपका सुसाइडल बैग कहा जाता है. तो ये पर्टिकुलर जो वन लाइनर फैक्ट्स आपके हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो प्रोटीन सिंथेसाइजर आपका न्यूक्लियस को कहा जाता है, राइबोसोम्स को, साइटोप्लाज्म को या गोल्गी बॉडीज को. तो ये आपको आंसर करना है. तो इसका आंसर है आपका राइबोसोम्स. राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसाइजर भी कहा जाता है. ठीक है जी. अब प्रोटीन्स जो हैं वो हमें पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के लिए. वो डैमेज को रिपेयर करने के लिए काम आते हैं या फिर केमिकल प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में होती है उसको डायरेक्ट करने के लिए या उसको चलाने के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है. ठीक है. राइबोसोम्स है वो अब आपको साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूमते हुए नजर आ जाएंगे या फिर आपको नजर आएंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड.
ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें अटैच नहीं होते राइबोसोम्स उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था, 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखे थे। तो उसमें यही डिफरेंस है कि एक में राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो वो रफ हो जाता है, ठीक है, आर फॉर रफ, आर फॉर राइबोसोम्स। एक में नहीं होते हैं तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस मिक्सचर। अब इनमें से किसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सॉल्यूशन, बी अलॉयज, सी कोलॉइड्स या फिर डी बोथ ए एंड बी, ठीक है जी। तो अब हमने होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो है केमिस्ट्री में देखा है। तो अब कैटेगराइज डिफरेंट कैटेगरीज में आपके ये फॉल होते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है डी, ए एंड बी। जो आपके सॉल्यूशन और अलॉयज होते हैं वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर है, और कोलॉइड आपके हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर आपका सॉल्यूशन जो है उसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। प्लस आपके अलॉयज, हमें पता है कि डिफरेंट मेटल्स के अलॉयज होते हैं तो उसे भी होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, पर ये सेपरेट नहीं किया जा सकता इनको फिजिकल मेथड से, ठीक है जी। एक बार ये अलॉय बन जाता है तो फिजिकल मेथड से तोड़ के फोड़ के ब्रेक करके हम उसको फिर से वो 2 कंपोनेंट्स नहीं मिलते हैं हमें। तो 3rd आपका है कोलॉइड्स, वो आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल साइज जो है बहुत स्मॉल होता है कि हम अपनी आईज से उसको देख सकते हैं, ठीक है, नहीं देख सकते हैं लेकिन वो स्कैटर लाइट को स्कैटर कर देता है। तो ये हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न्ड विद रेगुलेटिंग स्लीप, अलर्टनेस एंड वेकफुलनेस। तो आपके ऑप्शंस है ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा या फिर डी थैलेमस। तो इनमें से आपका स्लीप, अलर्टनेस और वेकफुलनेस को कौन रेगुलेट करता है? वो है आपका थैलेमस, ठीक है जी। तो अभी ये सारे जो ब्रेन के हमारे पार्ट्स होते हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस हमें पता होने चाहिए। तो थैलेमस का पर्टिकुलरली फंक्शन क्या है? स्लीप को रेगुलेट करना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका, ठीक है जी। तो आंसर आपका डी है। अदरवाइज आपका थैलेमस जो है वो मेन फंक्शन है उसका रिले, मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स सेंड करना, किसको? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, ठीक है। तो ब्रेन के ये डिफरेंट पार्ट्स है। अब ब्रेन जो क्या है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो वो सिग्नल सेंड करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। तो उन्हीं में से एक फंक्शन ये रिले एंड सेंसरी सिग्नल सेंड करने का आपका थैलेमस का है। तो ये साथ में ही स्लीप, अलर्टनेस और वेकफुलनेस को भी रेगुलेट करता है, ठीक है जी। आपका थैलेमस जो है वो ब्लड सप्लाई जो है आर्टरीज से लेता है। तो ये थैलेमस के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो थैलेमस के ये फंक्शंस है जो याद रखना इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज आपको सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के फंक्शंस भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा सेरिबेलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमें देखने को मिल रहा है, मिड ब्रेन है। अब यहाँ पे आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस यहाँ देख रहे हैं हम, और सेरिब्रम। तो ये ब्रेन का हमारा डायग्राम है ताकि हमें आइडिया रहे ब्रेन की कौन सी चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है जी। तो इनके फंक्शंस याद करना बहुत जरूरी है। तो 6th क्वेश्चन हमारा है, रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ए आपका स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरिबेलम, सी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा या फिर डी थैलेमस। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं वो ब्रेन के जो एलिमेंट्स है उनके ऊपर बेस्ड है कि किसका क्या फंक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड हमने अभी पीछे डायग्राम में देखा है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे है, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे स्पाइन कहते हैं, हमारे यहाँ होती, तो वही स्पाइनल कॉर्ड है आपका। तो इसका आंसर है आपका ए। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा क्या होता है, पहली बात ये आ जाती है हमारी। तो इसका सबसे इजी एग्जांपल है कि जब हम कोई गर्म बर्तन छू लेते हैं या किसी गर्म सरफेस से हमारे हाथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हम सोचने से पहले ही उसे हटा देते हैं, ठीक है जी। ज्यादा सोच लेंगे तो उतने टाइम पे जल जाएगा, पर हमारा ब्रेन हमें इतना मौका नहीं देता। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो बॉडी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए पहले ही कर देती है हमारे सोचने से, ठीक है जी। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा वो ब्रेन का पार्ट है,
तो वो इसे मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। अब हम प्रोसेस देखते हैं कि कैसे वो ये करता है। तो रिफ्लेक्स पाथवे में क्या होता है आपका, तो अभी ये एक रिफ्लेक्स पाथवे बनता है कि आपका सिग्नल जाएगा, ये सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे, स्किन जो है वो भी सेंस ऑफ टच है एक, ठीक है जी। तो यहाँ से आपका सिग्नल जाएगा ब्रेन को, तो उसका प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले आपका एक एफरेंट न्यूरॉन होगा जिसे रिसेप्टर कहते हैं, जो आप टच करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, और एक आपका एफरेंट न्यूरॉन होता है, स्पेलिंग में आपकी डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो ये सीरीज में अरेंज हुए होते हैं आपकी बॉडी में। अब क्या होता है कि जो अफरेंट न्यूरॉन होता है वो सिग्नल रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन से। सेंसरी ऑर्गन हमारा क्या हो गया, स्किन, ठीक है जी, एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स, ठीक है, डोर्सल नर्व के थ्रू वो सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपके सिग्नल भेज देता है। फिर आपका ये इसका काम कंप्लीट हो जाता है, सबके अपने अपने रोल्स डिवाइडेड है। नेक्स्ट आपका एफरेंट न्यूरॉन का रोल आता है, वो कैरी करता है ये सिग्नल सीएनएस से इफेक्टर पे, ठीक है जी। तो अब आपको यहाँ से सिग्नल गया, यहाँ से आपका सिग्नल वहां गया, वहां से आपका सिग्नल आके फिर आपको मिलता है हाथ को, फिर आप हाथ हटाते हो तो उसे कहते हैं आप एफरेंट न्यूरॉन, वो सिग्नल भेजता है। तो ये डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो बेसिकली सोर्स ऑफ हीट में आपका ये हार्ट टच हो गया, तो आपका ये यहाँ से सिग्नल गया सेंस ऑफ टच से, सेंसरी ऑर्गन से आपका सिग्नल गया यहाँ पे एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है जी। आपके स्पाइनल कॉर्ड ने वर्क किया उस पर, और आपके दूसरे न्यूरॉन जो है एफरेंट, ई फॉर एफरेंट न्यूरॉन से उसने इंस्ट्रक्शन दी आपके मसल इफेक्टर को। ये आपका मसल इफेक्टर है जो कि आपका इमीडिएटली जो आपकी सोर्स ऑफ हीट है वहां से हाथ हटवा देगा। तो ये विद इन सेकेंड्स का काम है, ये हमें पढ़ने में भी ज्यादा लग रहा है बट ये सेकेंड्स में हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है जी। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट रिफ्रैक्ट्स द मोस्ट। आपके ऑप्शन है ए रेड, बी वायलेट, सी ब्लू या फिर डी ऑरेंज। तो यहाँ पे हमने विबग्योर जो है वो पढ़ा था स्कूल में, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अब हम रिफ्रैक्शन में क्या डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की, बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब हमारी वेवलेंथ जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, तो अपनी वेवलेंथ के हिसाब से ही वो बेंड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा वायलेट कलर जो है विबग्योर में सबसे पहले वायलेट कलर आता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है द मोस्ट। तो इससे रिलेटेड हम देखते हैं। अब रिफ्रैक्शन में हमने देखा लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ठीक है, ये हमें पता है प्रोसेस। अब जो बेंडिंग है इनकी वो सेम नहीं होती, ठीक है। हमने देखा है विबग्योर में सारे कलर्स, सारी लाइट जो है अलग अलग एंगल पे बेंड हो रही होती है। तो लाइट के कंपोनेंट्स जो हायर वेवलेंथ के हैं वो कम बेंड करेंगे, और जो लोअर वेवलेंथ के हैं वो ज्यादा बेंड करेंगे। तो ये भी हमारा एक फैक्ट याद रखने वाला है। तो रेड लाइट है वो सबसे कम बेंड करती है, और वायलेट जो है वो सबसे ज्यादा बेंड करती है। तो ये हमारा विबग्योर है, कुछ इस तरह फॉर्म होता है। यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन हमें वायलेट में मिल रही है, और वेवलेंथ भी हमें साइड बाय साइड मेंशन है। तो सबसे कम वेवलेंथ जो आपकी वायलेट की ही है, और सबसे लीस्ट डेविएशन या बेंड कर रहा है आपका रेड, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ है इसकी है। तो आपका इनवर्स रिलेशनशिप है वेवलेंथ और बेंडिंग ऑफ लाइट के बीच में। तो ये हमारा विबग्योर है। प्रिज्म से हम देखते हैं व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट होके आपके इन कलर्स में हो जाती है, तो इसका एग्जाम्पल हमें रेनबो भी देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये कॉन्केव मिरर्स पे बेस्ड है। कॉन्केव मिरर जो है आर नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको नॉट यूज बताना है इसमें। फर्स्ट आपका है टॉर्चेस, सोलर फर्नेसेस, रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, या फिर डी डेंटिस्ट। तो कॉन्केव मिरर्स इसमें से किस में यूज नहीं होता है, वो है आपका रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, ठीक है जी। तो इसका आंसर आपका हो गया सी। तो कॉन्केव मिरर आपका बेसिकली क्या करता है, स्प्रेड करता है। अब इसका एग्जांपल आपको टॉर्च से याद रहेगा कि टॉर्च आप जब ऑन करते हो तो आपकी लाइट ऐसे स्प्रेड हो जाती है। तो कॉन्केव मिरर का ये काम है, जहां जहां ये फीचर चाहिए होगा वहां आपका कॉन्केव मिरर यूज होगा। तो कॉन्केव मिरर यूज होता है टॉर्चेज में, सर्च लाइट्स में, या फिर व्हीकल हेडलाइट्स में जो आपके आगे होते हैं, ठीक है जी। तो सोलर फर्नेसेस में, और डेंटिस्ट जो है वो भी यूज कर लेते हैं कॉन्केव मिरर टू ट्रीट देयर पेशेंट्स,
ठीक है, तो ये हमारा कॉन्केव मिरर पे बेस्ड है। तो लाइट, कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स लेंस, ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं केमिस्ट्री का। अटोमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द, ऑप्शंस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो अब हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारी चीजें होती है एटम्स में, केमिस्ट्री में। तो उसी में से एटॉमिक नंबर जो है हमारा वो किसके इक्वल होता है? तो वो इक्वल होता है आपका बोथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इसका आंसर आपका हो जाता है डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, तो प्रोटॉन्स है, हमें पता है प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, और एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। तो आपके एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब एज अ होल हम देखते हैं तो हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो वो न्यूट्रल इसीलिए होता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो एक दूसरे को वो बैलेंस कर देते हैं। इसलिए इस सब से हमने ये कॉन्क्लूजन निकाल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर को ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं, और एटम में एज अ होल आपका न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है जी, तो ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं आपके। तो काफी सिंपल और कॉमन फैक्ट्स हैं, बट एग्जाम में जनरल साइंस है क्योंकि, तो जनरल साइंस में आपके इसी तरह के फैक्ट्स जो है वो पूछे जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आपका है, द रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ हाइड्रोजन आर टर्म्ड एज, ऑप्शंस आर ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बी रिडक्शन रिएक्शन, सी एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम देखते हैं, एक्सक्यूज मी, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में हम देखते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के टर्म पे पूछा गया है, तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होने के थोड़े चांसेस हैं। ठीक है जी, तो केमिकल रिएक्शन में अब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, या फिर गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में आपका या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो जैसे नाम सजेस्ट करता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। साथ ही अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है तो भी उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैच था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो रिडक्शन में भी आपका उल्टा हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा और गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो आपकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गेन और लॉस पे डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन जो है वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये हमारे साइंस पे बेस्ड 10 क्वेश्चंस थे। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपके आउट ऑफ 10 कितने करेक्ट है। ठीक है जी, तो काफी कॉमन क्वेश्चंस थे ये, आपके 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट होने चाहिए इसमें से। Thank you so much. So have a nice day.